नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा, अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ऐसा पूरा माहौल बनाया गया है जैसे राम राज आ गया है। लेकिन मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कुछ घटनाओं पे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी क्या करतूतें हैं ज़मीन पे। हरदोई में बिलग्राम मल्लावा के विधायक हैं आशीष सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र हैं, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े थे। उस समय दयाशंकर सिंह भी यहाँ छात्र थे और इनके पिताजी बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। शायद इसी वजह से उनको वहाँ से चुनाव में लड़ने के लिए टिकट मिला। ये 2017 में पहली बार विधायक हुए, अब दूसरी बार विधायक हैं और इन्होंने मल्लावा में एक भूतपूर्व प्रधानाचार्य लियाकत अली साहब का अर्धनिर्मित घर था, उस पर कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करके उस पर अपना विधायक कार्यालय खोल दिया भारतीय जनता पार्टी का। और कब्ज़ा भी कैसे किया ये भी आप देखिए। लियाकत अली साहब ने ये ज़मीन 1986 में किसी से ख़रीदी और उसी से सटा हुआ प्लॉट था, वो भी ख़रीदा, वो किसी ट्रस्ट के नाम था, और दोनों को मिला के अपनी बाउंड्री बनाई और उस पर उन्होंने घर बनाना शुरू किया। जब ये विधायक हुए 17 में तो इन्होंने लियाकत अली से कहा कि भाई तुम ये घर मुझे बेच दो। लियाकत अली साहब ने कहा कि भाई मेरे बच्चे हैं और मुझे इस घर की ज़रूरत है, तो मैं बेचने की स्थिति में नहीं हूँ। तब इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके और किसी तीसरे व्यक्ति से, जिसकी वहाँ बगल में ज़मीन थी, ये वाली ज़मीन का बैनामा करा दिया। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति ने लियाकत अली की ज़मीन किसी तीसरे व्यक्ति से ख़रीद ली जिनका बगल में प्लॉट है। और ये बड़ा नंबर एक ही है, उसी में इनके अलग अलग संख्या है, वो शामिल है सब एक ही प्लॉट नंबर में। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने वो ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम करवा दी और फिर इस पे कब्ज़ा कर लिया। और अब बताते हैं कि इन्होंने उससे किराए पे ले रखा है। लेकिन जाहिर है कि अगर इसमें विधायक शामिल नहीं होते तो इतना आसान नहीं होता इस पे कब्ज़ा करना। और जब हमने हरदोई में प्रेस वार्ता की और लियाकत अली साहब भी हमारे साथ बैठे थे, जब उन्होंने बताया कि भाई ये ज़मीन मेरी है और अगल बगल जिनके प्लॉट्स हैं, जब उन्होंने अपने अपने प्लॉट ख़रीदे तो उन्होंने चौहद्दी के रूप में ये बताया है कि बगल में मेरा प्लॉट है। और इस तरह की 3 जो है रजिस्ट्री की डीड मौजूद है जिसमें कि ये बताया गया है उनके अगल बगल के जो प्लॉट्स हैं उनके मालिकों द्वारा कि उनकी चौहद्दी लियाकत अली साहब के प्लॉट से मिलती है। तो ये सब प्रमाण होने के उन्होंने ये अपने प्रमाण पेश किए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फर्जी तरीके से किसी आदमी के नाम करवा के उन्होंने कब्ज़ा किया है। तो अब मैं सोच रहा था कि ये सज्जन वो हैं जिनके जो एक आरएसएस के परिवार में बड़े हुए, इनके एक भाई आईएएस अफसर हैं, जो जब इनका चुनाव होता है तो वो छत्तीसगढ़ से आ जाते हैं इनकी मदद करने। तो इस तरह के परिवार का एक व्यक्ति, उसके क्या संस्कार हैं कि किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए वो इस तरह की एक साजिश रचता है और धड़ल्ले से अपना कार्यालय वहाँ चला रहा है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगा के। खैर, जब हमने प्रेस वार्ता की तब जाके उनका बोर्ड हटा वहाँ से, लेकिन अभी भी कब्ज़ा उन्होंने छोड़ा नहीं है। और हरदोई ज़िला मुख्यालय पे हम लोग इस बात को लेके सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक धरना कर रहे हैं, जिसमें अन्य मुद्दे भी शामिल हैं, लेकिन ये मुद्दा प्रमुख है। फिर आपने देखा होगा कि बनारस में प्रौद्योगिकी संस्थान की जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसमें जो 3 लोग पकड़े गए हैं वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से हैं
और इतनी बड़ी घटना हो गई। अब उसके बाद जब ये पकड़े गए हैं तब वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अब ये आईटी सेल में नहीं है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ही तरीका है कि जब उनका कोई आदमी गलत काम करता है तो वो तुरंत अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और सबको मालूम था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, तो तुरंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा सदस्य नहीं है, लेकिन उनके सावरकर के साथ संबंध थे और मिलना जुलना होता था, यानी कि उसी विचारधारा से वो जुड़े हुए थे। तो इसी तरीके से बनारस में भी जो 3 नौजवान पकड़े गए हैं इस मामले में, जिनके ऊपर अब गैंगस्टर एक्ट लगा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए थे। लेकिन इसको लेके कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है समाज में। आपने बृजभूषण शरण सिंह का मामला देखा ही, किस तरह से उसके खिलाफ भी स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं महिलाओं द्वारा, महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा, जिसमें एक नाबालिग भी थी जिसकी शिकायत पे तो पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए था, लेकिन वो शिकायत वापस करवा दी बृजभूषण शरण सिंह ने, क्योंकि वो जेल के बाहर थे। उन्होंने उस परिवार पे दबाव बनाया या लालच दिया हो, जो भी किया हो, वो शिकायत वापस हो गई है। लेकिन विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी पहलवान अभी भी मैदान छोड़ के भागी नहीं है। वो लगातार कह रही हैं कि इन्होंने यौन शोषण किया है महिला पहलवानों का, और वो आदमी अभी भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। और हाल तक भारत के कुश्ती संघ पे भी उसी का कब्जा था। अब खैर वो भंग किया गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि भारत में जो भी कुश्ती का तंत्र है वो उनके प्रभाव से मुक्त हो पाएगा, क्योंकि उनका ज़रूर कोई ना कोई हस्तक्षेप रहेगा। सरकार, ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कोई बहुत स्पष्ट भूमिका बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं ले रही है। बिल्किस बानो का मामला आपने देखा किस तरह से उसके 11 बलात्कारियों को पहले गुजरात की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी एक समिति उनकी सज़ा पूरी होने से पहले, उम्र कैद की सज़ा थी, उनकी रिहाई की संस्तुति कर देती है। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय उस पर अपनी मोहर लगा देता है और वो रिहा हो जाते हैं। ये तो सर्वोच्च न्यायालय की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने उनको वापस जेल भेजने का निर्णय सुनाया है। उसके बाद भी वो कोशिश कर रहे थे कि उनको जेल न जाना पड़े, और जब पहले जेल में थे भी तो भी पैरोल पे वो काफ़ी लंबे समय तक बाहर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संस्कृति है, जिसमें ये अपराधियों को और ख़ास करके महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लोगों को संरक्षण देते हैं, उसको हल्के में लेते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ये संस्कृति एक निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ती है। किसी के घर पे कब्ज़ा कर लेना, महिला के साथ छेड़छाड़ करना, बलात्कार करना, इसको कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता है हिंदुत्ववादी संगठन में। तो ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों के हाथ में हमने सत्ता दे दी है। उनका समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, समाज के कमज़ोर तबकों के लोगों के प्रति उनका क्या नज़रिया है, अल्पसंख्यकों के प्रति क्या नज़रिया है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो पूरी राजनीति चल रही है जिसमें धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, असल में इसमें धर्म की भावना नहीं है। ये पूरी तरह से एक प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य राजनीतिक फ़ायदा उठाना है। कल जो लंगर चल रहे थे, जब अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो मैंने खुद सुना, वहाँ जो ऑडियो बज रहा था वो बज रहा था कि यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे और वही उनका मुख्य उद्देश्य है। वो राम मंदिर बनाना या देश में धर्म की पुनर्स्थापना करना जैसे वो कह रहे हैं, या पुनर्जागरण करना हिंदुओं में, ये कोई उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य कुल मिला के ये है कि किसी तरह से हिंदुओं के वोट
वो भारतीय जनता पार्टी को मिले और बाकी महिलाओं के साथ क्या हो, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो, दलितों के साथ क्या हो, आदिवासियों के साथ क्या हो, इससे उनका कोई बहुत लेना देना नहीं है। अयोध्या के मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ नहीं थी, उन्हें नहीं बुलाया गया था। और आनंदी बहन पटेल का नाम ज़रूर था निमंत्रण में, जो विज्ञापन छप रहा था अखबारों में, लेकिन आप जब तस्वीर देखेंगे जहाँ नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं भगवान राम की, तो वहाँ सिर्फ आपको योगी आदित्यनाथ दिखेंगे और मोहन भागवत दिखेंगे। तो ये स्पष्ट है कि ये सोच कोई बहुत मानवीय सोच नहीं है। ये एक पितृसत्तात्मक, सामंती और भेदभाव पे आधारित सोच है। तो ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस तरह के लोगों के हाथ में अपनी सत्ता दे रहे हैं और किस तरह के देश का वो निर्माण करेंगे। धन्यवाद।